अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऐसे हालात में जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तशद्दुद की एक नई लहर आई हुई है और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में ऑपरेशन भी जारी है शाबान के नाम से। और खुजदार, पंजगूर, नौशकी, कलात, गवादर, कोयटा, इन तमाम मकामात पर गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान बड़े खौफनाक हमले भी हुए। उसमें कई जानें भी ज़ाया हुई हैं, कई शहादतें हुई हैं पाकिस्तानी फ़ौज और कुछ सिविलियंस की। और दूसरी तरफ कई दहशतगर्द भी अब तक मारे जा चुके हैं, कोई 75 के करीब। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा, उन्होंने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की एक महफिल में और बुनियादी तौर पे मुखातिब किया उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को। और उस तकरीर में उन्होंने बुनियादी तौर पे ये बात की कि फौजी जवान मुल्क की सलामती के लिए तनख्वाह लेते हैं और कुर्बानियां देते हैं, न कि सियासत चलाने या रियासत को पस पर्दा कंट्रोल करने के लिए। पहले ये उनका वीडियो सुन लीजिए, उसमें उन्होंने कहा क्या इस तकरीर में। फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो। अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। मौलाना फजल रहमान ने ये तकरीर तो कर दी और ये भी कहा कि मैं कोई फौज नहीं बनाऊंगा, अगर सियासत करनी है तो यूनिफॉर्म उतार कर आए, इलेक्शन लड़ें, फिर अवाम फैसला करेंगे कि किसको वोट देते हैं। अब इस तकरीर के बाद एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मौलाना ने और उसमें भी कोई मिलती जुलती बातें कहीं। अब वो बातें आप बराह रास्त उन्हीं की ज़बानी सुन लें, मैं उसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहता। तो देखिए कि मौलाना फजल रहमान कितने गुस्से में हैं और क्या कह रहे हैं। हमने उस वक्त भी इस हिकमत अमली पे एतराज किया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर हमारी फौज, हमारी एजेंसियों, जनरल्स, उनकी बनाई हुई हिकमत अमली, उसके नतायज अपने आंखों से देख रहे हैं कि क्या दहशतगर्दी खत्म हुई या उससे कई गुना और ज्यादा बढ़ गई है। और मुझे तकलीफ होती है ये कहते हुए कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में रियासती रिट खत्म हो चुकी है। अवाम मुसल्लह तंजीमों के रहम करम पर है, कोई शख्स अपने माहौल में महफूज नहीं। और ये मालूम नहीं हो सका आज तक कि हमारे इदारे वाकई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर वो कबायली इलाकों के मादनी ज़खायर पे कब्जा कर रहे हैं। वहां तक रसाई के लिए अपना जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, वो अपना एतमाद भी खो बैठे। अब लोग न फौज को ऑपरेशन करने की इजाजत दे रहे हैं, न उस पर वो एतमाद कर रहे हैं। अगर हमारे इदारों पर और हमारी फौज पर आम आदमी का एतमाद खत्म हो जाएगा, आप बताएं कि उम्मीद की आखिरी जगह क्या रह जाएगी हमारी। हम इसके लिए फिक्रमंद हैं। न हम फौज को कमजोर देखना चाहते हैं, न हम मुल्क की दिफा को कमजोर देखना चाहते हैं, उनको ताकतवर देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसियों के रुख को तब्दील करना चाहते हैं। वो घमंड में है कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। खुदा जाने किसके लिए कर रहे हैं और खुदा जाने आलमी कौन सी कुव्वतें हैं जो इनकी हिकमत अमली पर मुतमईन है, लेकिन पाकिस्तान का अवाम मुतमईन नहीं है, उसका अपना भाई और अपना घर मुतमईन नहीं है, उनके अपने माएँ और बहनें मुतमईन नहीं है। हमें किस तरह एतमाद में आप लेंगे? हम आपको ताकतवर देखना चाहते हैं और हमें पता है कि आप हमें कमजोर देखना चाहते हैं, ये भी मालूम है। आप सियासत को कमजोर देखना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट को कमजोर देखना चाहते हैं, आप उनको अपने घर की लोंडी बनाकर रखना चाहते हैं, सब कुछ मालूम है। हमारी नीयत भी आपको मालूम है और आपका किरदार भी हमें मालूम है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन हालात से हम निकले, बाइज्जत रास्ता उसके लिए निकालें। इसकी जिम्मेदारी जितनी हमारे ऊपर है, कहीं ज्यादा उनके ऊपर। हमने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया और मैं बड़े एतमाद के साथ कहना चाहता हूँ, पूरे कौम के सामने कहना चाहता हूँ
कि हम कामयाब होकर वापस लौटे थे। हमने दो मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में ताउन के रास्ते खोल दिए थे। आज उस पर पानी फेरा जा रहा है। क्यों? किसकी खुशनुदी में? पाकिस्तान के मफाद में? कतई नहीं। पाक अफगान बॉर्डर पर रहने वाले पाकिस्तानी, जिसमें ज्यादातर पश्तून लोग हैं, आज चमन के क्या हालात हैं। उनके रोजगार खत्म हो चुके हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, दर्द दिल के साथ बताना चाहता हूँ कि इनके घरों में जो खवातीन की जेवरात थे वो भी उन्होंने बेच डाले हैं, वो भी खत्म हो चुके हैं। अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बेच रहे हैं और सुबह शाम की रोटी के लिए इंतजाम कर रहे हैं। और रियासत है कि कोई मुतबादल रोजगार का इंतजाम किए बगैर उन पर दबाव डाल रही है कि जो हम कहते हैं मानना पड़ेगा, जबकि ये चीजें चलने वाली नहीं। अंगूर अड्डा के लोग, जो जनूबी वजीरिस्तान का आखिरी शहर है, बॉर्डर का गाँव है, किसी जमाने में मैं गया हूँ वहाँ और मुझे याद है मेरी रात अफगानिस्तान में थी और मेरा जलसा पाकिस्तान में था। ड्यूरल लाइन एक ऐसी लकीर है कि जिससे नहीं देखा कि घर के कमरे जो है अफगानिस्तान में है और सहन पाकिस्तान में, घर का सहन अफगानिस्तान में है और कमरे पाकिस्तान में है। जिन्होंने नहीं देखा कि मस्जिद का मेहराब अफगानिस्तान में है और उनका सहन पाकिस्तान में है, इमाम अफगानिस्तान में खड़ा होता है और मुक्तदी पाकिस्तान में खड़े होते हैं। क्यों इस बात का इदराक नहीं है इन लोगों को? तमाम कबाइल को देखें, बाजवड़ से लेकर जनूबी वजीरिस्तान और फिर जाए अफगानिस्तान तक, चमन तक। कौम इधर रह रही है, जमीनें उधर हैं, कौम उधर है, जमीनें इधर है। खुदा न करे कल कोई कहने वाला कह जाएगा कि अवाम को तो कहा जा रहा है कि तुम स्मगलिंग कर रहे हो, जबकि अवाम स्मगलिंग नहीं कर रहे। अवाम अपने रोजगार के लिए दिन रात की मेहनत कर रहे हैं। अगर स्मगलिंग करते हैं तो फिर बड़ी स्मगलिंग के बड़े मच्छर भी तो आप लोग हैं। आपकी नाक के नीचे लोग करप्शन करते हैं। तो लोगों पर क्या जुल्म किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? तोरखम और बाजौड़ से लेकर सरहद के ऊपर रहने वाले लोगों पर जिंदगी अजाब कर दी गई है। तो मुल्क क्या बनेगा? क्या फिर एक नया शेख मुजीबुर रहमान तैयार करने की कोशिश की जा रही है? फिर किसी के सर मुल्क को तोड़ने का इल्जाम थोपने के लिए बंदे तलाश किए जा रहे हैं? इसलिए संभलना होगा, हमें मसले को हल करना होगा। और जमीयत उलमा इस्लाम सोचती रही है कि शायद हमारा मुल्क, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी अपने अक्ल खिरत की बुनियाद पर इन आम लोगों की मुश्किलात को हल कर देगी। लेकिन अगर वो जबर का रास्ता लेगी तो फिर जबर के मुकाबले में हम अपने अवाम के साथ खड़े हो जाएंगे। मामले को माकूलियत के साथ हल करने की कोशिश की जाए, ताउन के लिए माहौल बनाया जाए। हम मुल्क के लोग हैं, हम इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपने हर उस माहौल पे आग लगाई है जिस माहौल में ताउन किया जा सकता है। उस माहौल से नफरतों और शिकायतों के शोले भड़क रहे हैं। कहाँ खड़ा कर दिया पाकिस्तान को तुमने? और नाज है अपने अक्ल खिरत पर। आपके पास अक्ल खिरत नहीं है, आपके पास सिर्फ ताकत और ताकत का नशा है। तो इस बुनियाद पर हमें तो सोचना चाहिए। चाहे अमेरिका हो, चाहे मगरबी ममालिक हो, जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं, आज खुद इंसानी हुकूक का कत्ल कर रहे हैं। मुसलमान दुनिया से तो जनूबी अफ्रीका बेहतर कि आलमी अदालत इंसाफ भी किया, और आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के जबर को जबर कहा, उनके हमलों को रोकने का हुक्म दिया। आए ना अमेरिका उसको इम्प्लीमेंट करवाए, उस पर अमल दरामद करवाए। आए ना मगरबी दुनिया। कहाँ गए इंसानी हुकूक की तंजीमें? कहाँ गया एमनेस्टी इंटरनेशनल? कहाँ गया एमनेस्टी, ह्यूमन राइट्स वॉच? इंसानी हुकूक की तंजीमें ऐसे वक्त में गुम हो जाती हैं। ये इंसानी हुकूक की तंजीमें नहीं है, ये इंसानी हुकूक के नाम पर ताकतवर दुनिया, अमेरिका और आलमी कुव्वतों की बालादस्ती को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली तंजीमें। ऑपरेशनों के नाम पर जो मज़ालिम हो रहे हैं, जिस तरह बेगुनाह शहरियों को उठाया जा रहा है, लापता लोग तहरीकें चला रहे हैं, उनके प्यारे उनका इंतजार कर रहे हैं 20-20 सालों से, न उनको ये बताया जा रहा है कि वो जिंदा है या नहीं है। क्या गुजर रही होगी उन लोगों के ऊपर? बता तो दिया जाए। अगर एक शख्स लापता है और 10-20 साल से लापता है, ये मालूम नहीं कि वो शहीद हो चुका है या वो जिंदा है, आप बताएं कि उसकी बीवी किधर जाएगी? क्या वो बेवा है या बीवी है? उसकी वरासत का क्या बनेगा? खावंद की वफात के बाद उसके हुकूक है, उसका क्या बनेगा? उसके औलाद का क्या बनेगा? उनकी जायदाद का क्या बनेगा? कोई परवाह नहीं है। और है इस्लामी रियासत, कुरान और सुन्नत की बात करने वाले हम लोग, दीनी मदारस उन पर दबाव है। इस एक इस्लामी रियासत के अंदर दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन बंद, उनकी बैंक अकाउंट बंद। और जब हमने असेंबली में इत्तेफाक राय किया कानून साजी पर, और कानून साजी असेंबली में आई, लेकिन मंजूरी से पहले किसने रोकी वो भी हमें मालूम। वो सियासतदान नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिन्होंने कमजोर सियासतदान को मजबूर कर दिया कि उन्होंने कानून साजी रोक। हम फैसले नहीं कर सकते, हम कानून साजी तक नहीं कर सकते। हमने अपने मुल्क के अंदर दीनी उलूम को दबाव में रखा हुआ है।
इस बुनियाद पर कि यहाँ से दहशतगर्दी का खतरा है। ऐसे लोग तो हर जगह पैदा होते हैं, कॉलेज में भी पैदा होते हैं, यूनिवर्सिटी में भी पैदा होते हैं। वहाँ वो दबाव क्यों नहीं जो हमारे मदारस के ऊपर दबाव है? हमारा तालीमी मेयार आपसे बेहतर है, हमारा इम्तिहानी मेयार आपसे बेहतर है। हम एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी आबादी को उसको पढ़ा लिखा बना रहे हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्कत में उसको हकारत की नज़र से देखा जाता है, उसको ख़तर तस्वूर किया जाता है। उलमाए किराम मसाजिद के अइम्मा 4 शेड्यूल में, 4 शेड्यूल तो बदमाशों के लिए था, उलमाए किराम के लिए तो नहीं था, मुल्क शरीफ तबके के लिए तो नहीं था। और आज इस कानून को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने दोस्तों सुनी मौलाना फजल रहमान की एक तकरीर और उसके बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा। बड़े गुस्से में हैं, ख़ास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहे हैं। और इस वक्त अब स्पेकुलेशन इस बात पे शुरू हो गई है कि इसकी वजह क्या है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई जो हुक्मरान जमात है इस वक्त जिन हालात से दो चार है और जिस तरह उसकी मकबूलियत बज़ाहिर ये समझते हैं कि मुतासिर हो रही है। इमरान खान चूँकि मुसलसल जेल में है, उनकी रिहाई के लिए अब अलीमा खान ने कोई तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। तो क्या इन मखसूस हालात की वजह से मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि एक सियासी खला पैदा हुआ है और इस खला को इतनी घन गरज के साथ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करके जमीयत उलमा इस्लाम पुर कर सकती है? माजी में भी उन्होंने इस तरह की कई मौके पे ऐसे ही सख्त लहजा इस्तेमाल किया, वो उस पर मैं बाद में आता हूँ। अब दूसरा इम्कान ये भी हो सकता है कि क्या कोई फौजी हुकूमत, फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साए में कौमी हुकूमत बनने जा रही है और मौलाना खुद को पोजीशन कर रहे हैं, या फिर मौलाना के जज्बात वाकई हकीकी हैं और वाकई एक सियासतदान के तौर पे उनकी अब शदीद ख्वाहिश है कि फ़ौज अपनी बैरकों में वापस चली जाए, सियासत में मुदाखलत छोड़ दे, या फिर हस्ब मामूल माजी की तरह मौलाना फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा में कम अज़ कम अपनी पोजीशन को लेवरेज कर रहे हैं, कुछ अपनी साख बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको तो मालूम है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में भी इनकी इंतखाबी फतह जो थी वो बलूचिस्तान से हुई थी, खैबर पख्तूनख्वा से, डेर इस्माइल खान से नहीं। क्या वो अपना भाव बढ़ाना चाहते हैं मौजूदा हालात में इस तरह की तुंद व तेज़ बातें करके? क्योंकि अजीब बात है कि सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमेशा, बल्कि अक्सर मौलाना फजल रहमान ने एक सहूलतकार का नहीं तो पार्टनर का किरदार ज़रूर अदा किया है। जब भी मौका आया मौलाना फजल रहमान ने बराह रास्त या बिलवासा तौर पे सहूलतकारी की। अब बिल्कुल कहते हैं ना, राइट साइड ऑफ द फेंस, अपनी सही साइड पे वो खड़े नजर आते हैं इन्हीं हुकूमत के साथ। अब चाहे वो 18वीं तरमीम थी 2010 में या फिर 26वीं 27वीं तरमीम, और इस दौरान भी जो तरमीम आई जिसपे एक मौके पे मेरा ख्याल 21वीं तरमीम पे जब फौजी अदालतों की बात हो रही थी तो उस पर साबिक सेनेटर और उस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर थे रज़ा रब्बानी, उन्होंने बड़े आंसू भी बहाए थे कि मैं एक डेमोक्रेट के तौर पे फौजी अदालतों के क़याम के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन मजबूरन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पीपल्स पार्टी यानी अपनी जमात का साथ देना है। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी जब हस्बा एक्ट लाने की बात हो रही थी और जनरल मुशर्रफ ने नाराज़गी का इजहार किया तो फिर उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान मंजर आम से गायब हो गए थे और यूं हस्बा एक्ट जो है वो माजी के सफ़ों में दफन होके रह गया। अब क्या एक ऐसे हालात में जब सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट खुद मुसलसल दबाव में है, कश्मीर के अपने हालात हैं, गिलगित बल्तिस्तान में तो चलें, अल्लाह करे वो हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल दहशतगर्दों के निशाने पे हैं, तो क्या एक ऐसी सूरत हाल में जबकि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सिविल और मिलिट्री दोनों मुसलसल दबाव में हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े मुख्तलिफ इलाकों में, ऐसे मौके पे क्या मौलाना फजल रहमान सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं या फिर उनको कोई इशारा मिला है कि फ़ौज को, मतलब सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को जमीयत उलमा इस्लाम और ऐसे ही दूसरे गुरोहों या पार्टियों की खिदमात चाहिए टीटीपी और दाइश जैसे गुरोहों से निमटने के लिए? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, आपको मालूम है टीटीपी या बलूचिस्तान भी पहुंच गई है, उनकी जो प्रेजेंस है वो देखी गई है हनाउड़क यानी कोयटा से बाहर का जो इलाका है वहाँ पे भी हाल ही में जो तनाज़ा हुआ उसमें टीटीपी
کے لوگ ملوث تھے۔ اب اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے کئی رہنما اور ورکرز باجوڑ اور شمالی وزیرستان میں ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار اور داعش کا نشانہ بنے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ داعش کے خلاف یا ٹی ٹی پی کے خلاف کئی آپریشنز میں جمعیت علماء اسلام نے مبینہ طور پہ حکومت کا، ہماری مسلح افواج کا، ایف سی کا ساتھ دیا تھا۔ تو کیا کوئی ایسا اشارہ انہیں ملا ہے جس کی وجہ سے وہ کھلم کھلا پبلک میں جا کے مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا کہ میں نے کوئی فوج نہیں بنانی؟ کیا یہ واقعی ان کا ایک حقیقی جذبہ ہے، یا پھر وہ اپنی لیوریج بڑھانے کے لیے اور مزید بھاؤ تاؤ کے لیے انہوں نے یہ لب و لہجہ اختیار کیا ہے؟ اس کا اندازہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔